हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। तो जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए हम रैपिड रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं। तो वहां पे आज हम माइनर एक्ट्स में देखने वाले हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट। अब की बार हम जानते हैं कि राजस्थान जुडिशरी के सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स हैं जो इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो उन्हीं में से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट भी है जो अब की बार आने वाला है। प्रोबेबल है कि यहाँ से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि आपके 70 नंबर के लॉज आने हैं, तो उन्हीं में सारे सब्जेक्ट्स को और 23-24 सब्जेक्ट्स लमसम हैं जो आपके लॉ पार्ट्स में आने हैं। तो अभी ये बहुत छोटा सा एक्ट है, अभी मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे जिसमें हम डिटेल में पूरी चीजें को डिस्कस कर लेंगे, जो इतने एसेंशियल फैक्ट्स को जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो ये काफी पुराना एक्ट है, बहुत पहले ही बन गया था 1986 में। यहाँ पे टोटल 10 सेक्शन दिए हुए हैं और कोई भी चैप्टर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और इस सेक्शन के इंडेक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बार क्विकली सम अप करते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस में यहाँ पे क्या क्या बातें दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की। सेक्शन 2 डेफिनेशंस कंटेन करता है। सेक्शन 3 जो है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब ये प्रोहिबिशन लगाता है कि किसी भी तरीके का अगर कोई इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ है किसी में तो वो एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा। 4th में है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट, बुक, पैम्पलेट एक्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। 5 में पावर्स टू एंटर एंड सर्च है। 6 में पेनल्टी है। 7 में ऑफेंसेस बाय कंपनीज है। 8 में ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड अवेलेबल होगा। 9 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ के लिए डिफेंस दिया है। और सेक्शन 10 पावर टू मेक रूल्स बताता है। अब आते हैं अपने कोर डिस्कशन पे। तो हमने जैसा कि जाना कि यहाँ पे टोटल 10 सेक्शंस हैं, ये भी आपके पूछा जाता है। एंड देयर इज नो चैप्टर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्ट नंबर कितना है, तो एक्ट नंबर हमें ध्यान रखना है क्योंकि एक्ट नंबर भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक्ट नंबर 60 है ऑफ 1986 और यहाँ पे इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी, तो 23 दिसंबर 1986 को यहाँ पे प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ आपको प्रियम्बल जो है ना, ये आपका पर्पस बताता है कि इस एक्ट का पर्पस क्या है। An act to prohibit indecent representation of women through advertisement or in publications, printing, painting, figures or any other manner and matter connected therewith or incidental thereto। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो एडवर्टीजमेंट किया जाएगा ना पब्लिकेशन किया जाएगा, वुमेन्स का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया पे आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर 2019 के बाद से सारे ही जितने भी एक्ट्स हैं वो अब इंडिया में होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। अब यहाँ पे इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। तो यहाँ पे जो डेट है वो आपकी दी हुई है। ठीक है, कि कब ये हुआ था, तो यहाँ पे डेट है 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये है आपकी 2 अक्टूबर 1987। 2 अक्टूबर 1987 जो है वो इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1986, ये ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, बार बार पूछा जाता है। एक चीज से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं, यहाँ पे इनडिसेंट की बात हो रही है और डिसेंसी और मोरालिटी की बात सबसे ज्यादा कौन करता था, तो ये गांधी जी करते थे और गांधी जी का बर्थडे जो है वो 2 अक्टूबर है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम डेफिनेशन क्लॉज पे। डेफिनेशंस भी इस पूरे ही एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में 2A बात करता है एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट में इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स पर्पस से भी, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी यहाँ से इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के क्वेश्चन बन जाते हैं। इंक्लूड होता है एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट्स एंड आल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मींस ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। बी में दिया है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज। सी में है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन means the depiction in any manner of the figures of woman, her form, body, any part thereof such a way as to have the effect of being indecent, derogatory or denigrating woman is likely to deprave, corrupt or injure public morality or morals. 2D label. Label means any written, marked, stamped, printed graphic matter affixed to or appearing upon any package. E में है package. Package includes a box, cartoon, tin or other containers. F में दिया है prescribed means prescribed by rules made under this एक्ट। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं जो आपके इंक्लूसिव और मींस, ये सारी डेफिनेशन से भी पूछे जाते हैं। डेफिनेशन को बहुत ध्यान से रीड करिएगा। अब यहाँ पे आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है ये आपका मैंडेटरी प्रोहिबिशन लगाता है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का ना तो पब्लिश किया जाएगा, कॉज टू बी पब्लिश, अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वुमेन। तो यहाँ पे मैंडेटरी प्रोहिबिशन लगाया गया है।
सेक्शन 4 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट बुक पैम्फलेट एक्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, किसी भी फॉर्म में ना तो प्रोड्यूस किया जाएगा, कॉज टू प्रोड्यूस, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट, सेंड बाय पोस्ट एनी बुक्स, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर्स विच कंटेन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अलाउ नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे प्रोवाइडेड दिया है कि कब ये सारी जो ये प्रोहिबिशन है ये कब अप्लाई नहीं होगा। तो पहला है एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, फिगर्स। पहला, the publication of which is proved to be justified as being for the public good in the ground that such book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation or figure is in interest of science, literature, art, learning or other objects of the general concern। तो अगर मान लीजिए कि कोई गुड फेथ में ये सारी चीजें हो रही हैं, रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है या पढ़ाई लिखाई के पर्पज से जरूरी है, साइंस के पर्पज से जरूरी है, तो वहां पे तब उन सर्कमस्टांसेस में अलाउ हो जाएगा। एंड सेकेंड है विच इज केप्ट और यूज्ड फॉर बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्चर्स वगैरह हमको देखने को मिलते हैं जो बोनाफाइड पर्पस में होते हैं, रिलीजियस बिलीफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सारी चीजें अलाउड होंगी, वो इनडिसेंट में नहीं आएंगी। बी है एनी रिप्रेजेंटेशन, स्कल्पचर, इंग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड और ऑन इन, जैसे कि एनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो हम बहुत सारी देखते हैं कि आपने कभी अजंता एलोरा साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो दीवारें हैं वहाँ पे बहुत सारी चित्रकारियां की होती हैं, बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, मूर्तियां ऐसी होती हैं जो उस टाइम के डिपिक्शंस को शो करती हैं। तो वहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं वो अलाउ कर जाती हैं क्योंकि वो आपको आर्कियोलॉजी से मिली हुई हैं और वो एक टाइम को शो करती हैं कि किस तरीके से वहाँ पे चीजें थी। एनी टेम्पल और एनी कार यूज्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आइडल्स और केप्ट यूज्ड फॉर एनी रिलीजियस पर्पसेस, एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1950 विल एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये सर्कमस्टांसेस कुछ दिए थे जहां पे वो उसको इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की मीनिंग में नहीं लिया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 5 बात करता है पावर्स टू एंटर एंड सर्च। किसके पास पावर दिया गया है? तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया वो सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। पहला है एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम्स विद इन द असिस्टेंस as he considers necessary at any place with the reason to believe that offense under this act has been or been committed। सीज कर सकते हैं एनी एडवर्टीजमेंट, बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, फिगर विच हैज बीन रीजन टू बिलीव कंट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एग्जामिन कर सकते हैं रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट, एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन इन क्लॉज ए एंड सीजर ऑफ सेम if reason to believe that it may furnish evidence of the commission of offense punishable under this act। provided दिया है that no entry under this section shall be made into private dwelling house without warrant। ठीक है, तो जब तक अगर प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में जाना है तो बिना किसी वारंट के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे पहले आपको प्रायर परमिशन लेनी होगी, देन ही आप जा सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दिया है that the power of seizure under this subsection may be exercised in respect of any document, article, things contain such advertisement including the contents if any document, article or thing if advertisement cannot be separated by reason of being embossed otherwise the document, article, thing without integrity, utility, sellable thereof। एंड यहाँ पे सर्च एंड सीजर के रिस्पेक्ट में सीआरपीसी के कौन से प्रोविजंस हैं, सीआरपीसी के जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब के सब अप्लाई होंगे और यहाँ पे सेक्शन 94 स्पेसिफिकली दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 94 ध्यान में रखिएगा, सीआरपीसी का सेक्शन 94 सर्च एंड सीजर के रिस्पेक्ट में यहाँ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। ये आपके डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेक्शन है जो सर्च एंड सीजर के केसेस में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में सीआरपीसी का अप्लाई होता है, तो 94 ध्यान रखिएगा। Where any person seizes anything under clause B and C under subsection 1, he shall soon may be inform the nearest magistrate and take his orders as the custody thereof। 6 है पेनल्टी के बारे में बात करता है। ठीक है, any person who contravenes the provision of section 3, 4 shall be punishable first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and with fine which may extend to 2000 rupees with। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कन्विक्शन की अगर बात होगी, ठीक है, तो 2 ईयर तक की हो सकती है और 2000 रुपीज तक का यहाँ पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। बट अगर वही एक्ट जो है वो सब्सिक्वेंटली किया जाता है तो यहाँ पे अगर सब्सिक्वेंटली किया जा रहा है तो क्या होगा कि 5 ईयर तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है और जो फाइन होगा वो 1 लाख तक का हो सकता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 10,000 से कम नहीं होगा और 1 लाख तक वो एक्सटेंड कर सकता है सब्सिक्वेंटली का, ये चीज ध्यान रखिएगा। पेनल्टी कितनी दी गई है कि अगर सेक्शन 3 और 4 की जो मैंडेटरी कंडीशंस है, प्रोहिबिशन लगाया गया है, अगर उनको वो फॉलो नहीं करते हैं, उनका ब्रीच करते हैं, उनका वायलेशन करते हैं, तो वहां पे
फर्स्ट कन्विक्शन जो है वो हो सकता है कि 2 ईयर तक की जो इम्प्रिजमेंट है वो एक्सटेंड हो सकती है, या 2000 तक का वहां पे फाइन लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वही चीज सेकंड और सब्सिक्वेंटली की जाती है तो वहां पे 5 ईयर तक की इम्प्रिजमेंट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, और वहां पे आपको 10,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। अब आते हैं ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अगर कंपनी वगैरह के द्वारा यही सब ऑफेंसेस किए जाते हैं तो जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दैट कंपनी होगा वही इन सब चीजों के लिए लायबल होगा, और उसी के खिलाफ ये सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो चलेंगी। प्रोवाइडेड दिया है, nothing contained in this subsection shall render any person liable to punishment if he proves that offense was committed without his knowledge or he had exercised the due diligence to prevent the commission of that offense। तो अगर कंपनी का कोई इंचार्ज है, अगर ये चीजें प्रूव कर देता है कि वो ड्यू डिलिजेंस में कर रहा था या फिर उसे नहीं पता है कि ये सारी चीजें उसके पीठ पीछे की गई हैं, तो वहां पे फिर वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक्सप्लेनेशन ए में कंपनी दिया गया है, कंपनी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएट्स ऑफ इंडिविजुअल, और बी में डायरेक्टर दिया है, डायरेक्टर इन रिलेशन टू फर्म मींस पार्टनर इन दी फर्म। अब आते हैं सेक्शन 8 पे, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। Notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure, an offense punishable under this act bailable, और यहाँ पे cognizable। ये दोनों चीज याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट जो है वो बेलेबल होता है और वहीं पे साथ साथ ये कॉग्निजेबल भी होता है। अब आते हैं सेक्शन 9, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो अगर कोई भी अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर गुड फेथ में कोई पावर एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके खिलाफ ना तो कोई सूट फाइल किया जाएगा और ना तो कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी। सेक्शन 9 जो है वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आते हैं सेक्शन 10, पावर टू मेक रूल्स। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है रूल मेकिंग का। तो ये था हमारा पूरा का पूरा 10 सेक्शंस, जिसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में, यहाँ से जितनी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आता है। यहाँ से आपको सेक्शंस याद रखने हैं, पनिशमेंट याद रखनी है, कौन सा मैंडेटरी प्रोहिबिशन है ये याद रखना है, एक्सेप्शंस याद रखने हैं, डेफिनेशन क्लॉज याद रखना है, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी याद रखनी है। इससे ज्यादा इस एक्ट से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस वीडियो से ही आपके कवर हो जाने हैं। तो ये आज का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट था। नेक्स्ट में हम कोई अदर माइनर एक्ट और मेजर एक्ट को डील करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।